everyone. Welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about importance of proteins in our diet और उनको हमें कैसे डेली डाइट में कंप्लीट करना है. आई होप आपको वो वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना शुरू कर दिया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अगली वीडियो की जो सीरीज है दैट इज गाइडलाइन नंबर 9. So the title of guideline 9 is Adopt a healthy lifestyle to prevent abdominal obesity, overweight and overall obesity. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस. हम यहाँ पे प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि मतलब हम ऐसे टिप्स की बात करेंगे, ऐसी डाइट की बात करेंगे जो कि नॉर्मल BMI के लोगों को फॉलो करनी चाहिए टू अवॉइड टू बी ओवरवेट या एब्डोमिनल ओबेसिटी ना बढ़े या वो ओवरवेट ना हो. तो फॉर हेल्दी पीपल व्हाट ऑल टिप्स नीड टू बी फॉलोड, वो इस गाइडलाइन का मोटिव है कि आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, आपका ओवरऑल जो है वेट ना बढ़े. इसके लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या करना है. इन जनरल अगर मैं देखूं तो डेली आई एम कमिंग अक्रॉस पीपल जो ये बोलते हैं कि मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, वेट लॉस तो करना नहीं है. एक्सरसाइज तो वो लोग करते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं. मेरा तो वेट बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों ना डीप फ्राइड फूड खाऊं, मुझे कौन सा वेट लॉस करना है. तो ये सारे मिथ्स क्लियर करेंगी आज की गाइडलाइंस कि हेल्दी अगर आप हो, आपको कोई ओवरवेट नहीं हो, आपको कोई वेट लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट ऑल नीड टू बी फॉलोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी. According to these guidelines, almost 25% of adults in India are overweight or obese. So let's first discuss about BMI. कि BMI क्या होता है. BMI की फुल फॉर्म है Body Mass Index. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू जिसमें आपके दो पैरामीटर्स चाहिए. वन इज योर हाइट एंड अदर इज योर वेट. आपकी हाइट और वेट से कैलकुलेशन होता है बॉडी मास इंडेक्स का, जो कि बताता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना हाई है या नॉर्मल है या लो है, कि आप कितना अंडर वेट है. यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आप अपना BMI खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको अपना वेट लेना है किलोग्राम्स में और हाइट लेना है मीटर्स में. वेट को हाइट के स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर BMI. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडल्ट्स. अगर हम बच्चों की बात करें या एडोलेसेंट्स की बात करें तो उन पे ये अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ BMI के प्रैक्टिकली हमें इस BMI की वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करना है. सो WHO के अकॉर्डिंगली अगर आपका BMI is in between 18.5 to 25, that means your BMI is normal. You are not overweight or you are not underweight. But for Asians ये cut off value 25 नहीं है, that is 23. तो हमें अपना अगर नॉर्मल BMI देखना है तो below 23 we have to maintain. 23 से above आप overweight कैटेगरी में आ जाते हैं. ये तो हो गया कि इन जनरल हम ओवरवेट किसे कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझनी होगी, विच इज नोन एज सेंट्रल ओबेसिटी या फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं. फैट एक्यूमुलेशन, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट अराउंड द एब्डोमेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज नाउ कंसिडर्ड टू बी मोर हार्मफुल. Central obesity, as indicated by higher waist circumference, is considered as a risk factor for lifestyle diseases such as NCDs. NCDs means non-communicable diseases. इसका मतलब है कि BMI के नॉर्मल होते हुए भी आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी हो सकती है. हो सकती है कि आप वेट वाइज नॉर्मल फील कर रहे हैं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपका एब्डोमिनल गर्थ जो है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग. बाकी सब कुछ आपको देखने में नॉर्मल लगेगा कि यू डोंट नीड एनी वेट लॉस, क्योंकि आपका वेट स्केल पे ठीक आ रहा है, आपका BMI ठीक आ रहा है, लेकिन सिर्फ बेली फैट बढ़ा हुआ है. दैट इज इवन मोर डेंजरस. BMI अगर 23 से ज्यादा होता है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं,
लेकिन अप टू 27.5 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो ओवरवेट कैटेगरी है दैट इज लिमिटेड बिटवीन 23 टू 27.5। इन केस अगर आपका बीएमआई 27.5 को क्रॉस कर जाता है तो आप ओबीज कैटेगरी में आते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अबव 90 इन केस ऑफ मेन and above 80 centimeter for women is associated with increased risk of several chronic lifestyle diseases. सो वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेंटेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बीएमआई को मेंटेन करना है। सो आपके माइंड में भी अगर ये था कि मेरा वेट नॉर्मल है, मुझे वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं कि आपको वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है कि आपको पेट कम करने की ज़रूरत हो। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर अब्डोमिनल ओबेसिटी है या आप ओवरवेट हो या ओबीज हो तो उसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आप सबको ऑलरेडी पता है कि ज़्यादा खाना खाना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये दोनों मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है या आप ओबीज कैटेगरी में आते हो या आपका सिर्फ एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, लेट मी रीड इट फॉर यू। It is well known that overeating along with decreased physical activity predisposes an individual to overweight or obesity. But solely depending on highly refined grains, processed foods, and high sugar intake deranges our metabolism and predisposes to obesity. Unhealthy dietary practices during infancy and childhood plays an important role in predisposing individuals to overweight obesity in adulthood. So this is very important to understand कि बच्चे तो कुछ भी खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे बच्चे। तो बच्चों के लिए क्या है ना, एक्सक्यूज देते हैं हम कि इनको कौन सा वेट लॉस करना है या बच्चे अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों की डाइट पे फोकस करें कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी उनकी ग्रोथ हो। और सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ द लाइफ ना, जैसे कि हमने लास्ट गाइडलाइंस में पढ़ा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन क्या है, एडोलेसेंट्स के लिए किस तरह के खाने की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू प्रिवेंट ओबेसिटी इन योर एडल्ट एज। यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर मीनोपॉज के बाद उनकी वेट गेन की जो टेंडेंसी है वो हाई हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्लीप की और स्क्रीन टाइम की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है कि several studies have suggested that inadequate and improper sleeping habits along with more hours of screen time is strongly associated with weight gain in childhood, adolescence and adulthood. तो बार बार हम ये बताते हैं कि आपको अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना है। स्लीप आपका जो है साउंड स्लीप शुड बी देयर। आपका स्क्रीन टाइम जो है दैट शुड बी लिमिटेड। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं या ओबेसिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आपका स्लीप एंड स्क्रीन टाइम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है या फिर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो हमारा सेडेंट्री बिहेवियर बढ़ना शुरू हो जाता है। अनहेल्दी जंक फूड की क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं which leads to weight gain. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें मेंशन किया गया है, रीजन फॉर ओबेसिटी। उसमें लिखा है कि इन एडिशन रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड्स influenced by aggressive marketing and advertising also contributes to unhealthy dietary practices leading to overweight or obesity. So जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है या जितनी भी मार्केटिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है कि हम लोग अट्रैक्ट होके उन चीज़ों को बाय करना शुरू कर दें और उन चीज़ों को खाना शुरू कर दें। और एक्चुअली में हम वो करते भी हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं हम चीज़ों से। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत सारी एड्स आती हैं, जैसे कि चिप्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की, है ना, कुकीज़ की एड्स। जितनी ज़्यादा एड्स अट्रैक्टिव बनती हैं, बच्चे उतना ही अट्रैक्ट होके जिद करते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें ये चीज़ खानी है, हमें मेरे फ्रेंड ने भी खाई थी। पीयर प्रेशर भी होता है कि बच्चे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि साथ वाले बच्चे खाते हैं तो मुझे भी वो चीज़ खानी है, जिस वजह से
प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड हमारी डाइट में ज्यादा इंक्लूड होने की वजह से ओबेसिटी का रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अगर आप उन केयर फ्री लोगों में से हैं जिनको अपने वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्डोमिनल ओबेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब आगे है आपके लिए आई ओपनिंग अलर्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप ओवरवेट हैं या आपके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है तो इसका आपकी बाकी बॉडी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। Excessive body weight causes low-grade chronic inflammation and increases the risk of heart disease, hypertension, diabetes, gallstones, fatty liver disease, and certain type of cancers, osteoarthritis, psychosocial problems, and also impairs immunity. तो देखा आपने कितने ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि कोई डिजीज इसमें बची नहीं है जो ना हो। सो ओबेसिटी या ओवरवेट होना सिर्फ आपके लुक्स के लिए मैटर नहीं करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कितना मेंटेन करके रखते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे कि आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए या फिर वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज द डाइट, कि आपका डाइट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, जो हमने गाइडलाइन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि एक बैलेंस डाइट किस तरह से होनी चाहिए, उसमें कौन से फूड ग्रुप्स होने चाहिए, वो सब अगर आप फॉलो करते हो। गाइडलाइन 1 को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हो तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पे जाके गाइडलाइन 1 देख सकते हो, उसको अच्छे से समझिए और सुनिए कि उसमें हमने किन फूड ग्रुप्स की बात की है, किस रेशो में हमें फूड ग्रुप्स रखना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डाइट का ठीक होना। सेकेंड, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू अवॉइड HFSS foods. What is this HFSS? I'm again repeating, high fat, high salt and high sugar वाले processed food need to be completely avoided. Third point is about lifestyle, कि your lifestyle should be active. उसमें कोई ना कोई physical activity या योगा या exercise जरूर होना चाहिए to maintain yourself. According to these guidelines, अगर आप अपनी डाइट को कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हो वेट रिडक्शन के लिए तो आपकी वो डाइट शुड नॉट बी लेस देन 1000 किलो कैलोरी। सेफ वेट लॉस की स्पीड जो यहाँ बताई है दैट इज ½ kg पर वीक। हमें बचना चाहिए रैपिड वेट लॉस मेथड से एंड एंटी ओबेसिटी मेडिसिन से। ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोसेस अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं तो उस टाइम पे आपका मिनिमम 15% एनर्जी है वो प्रोटीन से मिलना जरूरी है टू प्रिजर्व द मसल मास। वेट रिड्यूसिंग अगर डाइट है तो वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, उसमें सिंपल शुगर्स या फिर जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, ग्लाइसेमिक लोड हाई है, वो चीजें आपको अवॉइड करनी है टू अवॉइड इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेट लॉस की डाइट के बारे में यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि एडिक्वेट इनटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर रिच फूड सच एज पल्सेस, nuts, chia seeds, flax seeds, whole grains including millets, vegetables and fruits improve satiety and helps to maintain levels of blood glucose, insulin, cholesterol as well as triglycerides. Pulses, nuts and moderate quantity of lean meat will also help maintain weight and health. Consumption of plenty of fruits and vegetables would not only result in satiety but also help maintain adequate fiber and micronutrient intake. So in nutshell, जो हमने गाइडलाइन 1 में पढ़ा था कि एक बैलेंस प्लेट को कैसे मेंटेन करना है, the same applies to the weight loss diet as well. वेट लॉस डाइट में वेजिटेबल्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि in addition to salads, incorporate a variety of colorful vegetables into your meals. They are low in calories but high in vitamins, minerals and fiber. Roasting, steaming or stir-frying vegetables can enhance their flavor without adding much cooking oil. Next tip is about portion control, कि हमें mindfully खाना है और portion sizes का ध्यान रखना है। इसके बाद है स्नैक स्मार्ट। स्नैकिंग इज द ऑप्शन जहाँ पे आके हम सब फंस जाते हैं, जहाँ पे आके हमारी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें स्मार्टली स्नैकिंग ऑप्शंस को चूज करना है। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन स्नैकिंग रीच फॉर न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शंस लाइक अ हैंडफुल ऑफ नट्स, प्लेन योगर्ट और कट वेजिटेबल्स विद सम स्पाइसेस एडेड। सो
क्लियरली मेंशन है कि कोई प्रोसेस्ड फूड, कुकीज, जंक फूड इज नॉट द स्नैकिंग ऑप्शंस, बट स्नैकिंग ऑप्शंस में होना क्या चाहिए? नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दीज आर द स्नैक्स जो कि आपकी हेल्थ को, आपके वेट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर नॉन वेजिटेरियंस के आप नॉन वेज डाइट में चिकन, फिश या फिर एग्स को इंक्लूड कर सकते हो। आपको फैटी पोर्शंस जो है मीट के वो अवॉइड करने हैं, रेड मीट अवॉइड करना है, लेकिन लीन मीट आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। Healthy cooking methods need to be adopted. For example, steaming, boiling, roasting, baking, deep frying should be avoided. Sugar-loaded beverages ko we need to avoid. Instead, we can have coconut water, छाछ. We can also have herbal teas. यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे swapping दिखाई है कि हम शुगर वाले बेवरेजेस को छोड़ के नेचुरल फूड्स लाइक टेंडर कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, फ्रेश लेमन जूस, चिया सीड्स, सोक्ड इन लेमन जूस, ये सब ले सकते हैं as fluids. Next जो important point है that is read the labels, which is very important nowadays to follow, कि आपको न्यूट्रिशन लेबल्स को रीड करना सीखना है कि जब भी आप किसी सुपरमार्केट से, शेल्फ से कोई प्रोडक्ट पिक करते हो खरीदने के लिए, तो उसके न्यूट्रिशन लेबल को चेक करके ही आपको उसको बाय करना है। Regular physical activity should be a part of your lifestyle if you want to maintain yourself. गाइडलाइन के लास्ट में कुछ हमें स्वैपिंग ऑप्शंस दी गई हैं कि स्वैप फूड स्वैप्स मतलब अनहेल्दी से हेल्दी फूड की शिफ्टिंग कैसे करनी है। दैट इज फिगर 9.3। हाई कैलोरी फूड्स को हेल्दियर वर्जन्स में आपको स्वैपिंग करनी है। द फर्स्ट जो फिगर इसमें इमेज है दैट इज फूड्स विद हाई कैलोरी एंड कंटेनिंग हाईली रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह से कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग वगैरह इसमें शो किए गए हैं, तो उसका स्वैप हमें किस चीज़ से करना है कि हमें उसकी जगह पे क्या खाना है। हमें खाने हैं स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। सो मतलब रिफाइंड से नॉन रिफाइंड पे हमें शिफ्ट करना है। सेकंड है डीप फ्राइड स्नैक्स हैं, जिसमें कि समोसे की पिक्चर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। उसकी जगह पे क्या खाना है? उसकी जगह पे हमें नट्स एंड सीड्स से रिप्लेस करना है उनको। स्नैकिंग के लिए व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। सो यहाँ पे नट से उसकी स्वैपिंग की गई है। नेक्स्ट है कि फूड्स कंटेनिंग हाईली रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स, हाई फैट एंड हाई शुगर, जैसे कि केक्स एंड पेस्ट्रीज की स्वैपिंग किस चीज से करनी है? घर में बने हुए बेसन के लड्डू से आप उसको स्वैप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट लड्डू, कोकोनट लड्डू, जितनी भी ट्रेडिशनल घर में बनी हुई स्वीट्स हैं, आप बाहर की स्वीट्स, रिफाइंड स्वीट्स से घर की बनी हुई स्वीट्स पे स्वैपिंग कर सकते हो। फ्रूट जूसेस की जगह पे फ्रेश फ्रूट को अडॉप्ट करना है। और जो लास्ट में इन्होंने स्वैपिंग बताई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है जैम, सॉसेस एंड डिप्स। हर घर में, हर पेंट्री में आपको मिल जाएगा टोमेटो केचप का पैकेट। बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है टोमेटो केचप, या फिर जैम्स जो हम ब्रेड पे लगा लगा के खाते हैं, स्पेशली न्यूटेला बच्चों की फेवरेट होती है। लेकिन कभी अगर आप उनके न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ेंगे, दे आर लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और जाने क्या क्या केमिकल्स उनमें डलते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। तो हमें उसको रिप्लेस किस चीज से करना है? होममेड चटनीज एंड होममेड डिप्स। वी हैव मेनी रेसिपीज। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई हैं। स्पेशली मेयोनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है फॉर आवर हेल्थ। तो बाहर का मतलब रेडीमेड मेयोनीज जो है वो अगर आप बाय करते हो तो मेयोनीज की रेसिपी भी है हमारे चैनल पे। सो यू कैन लुक फॉर द रेसिपीज एंड यू कैन प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स एट होम। अगर आपको ये चीज़ें अपनी डाइट में लगता है कि छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उनको स्वैप करना होगा होममेड चीज़ों से। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। तो अगर एक लाइन में बताऊं कि ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है, दैट इज द 3 थिंग्स। 1 इज द डाइट, सेकेंड इज द स्लीप एंड थर्ड इज योर लाइफस्टाइल। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग तो लगा होगा, लेकिन साथ ही साथ में ये सब कुछ फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। लेकिन आई एम श्योर अगर विल पावर है, आप फिट रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको आज से ही स्टार्ट कर लेंगे एंड यू विल ऑल्सो प्रूव फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड्स हैं या स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम जरूर आंसर करेंगे। अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें।
Stay tuned with me for the guideline number 10. Thank you for watching.